रीटीचिंग की इस तासिका में हम देखने जा रहे हैं शब्द रूपाणी पंचमः पाठः। इस पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग ये 3 टेबल और टोटल शब्द रूप कितने हैं ये सारी बातें देखी है। आज की तासिका में हमें जो देखना है उसके पहले एक बात बताना चाहती हूँ। अभी तक 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने संस्कृत सबमिशन नहीं किया है फ्रॉम मार्च मंथ टू मे मंथ। So please keep this in your mind. All grammar assignment, worksheet, activities submission from March month to May month is mandatory for PA1. If you are not submitting all this assignment, you will not get PA1 internal marks, or maybe school will not allow to you for PA1 written exam also. So please submit your March month to May month all grammar worksheet and activities. Now we will start today's lesson, reteaching lesson of शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी की इस तासिका में हम देखने जा रहे हैं आगे के शब्द रूप। ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। दीर्घ इकारांत सिर्फ स्त्रीलिंग, उसके बाद उकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ऋकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक बात ध्यान में रखनी है, सारे टेबल्स मैंने जैसे आपको लास्ट रिवीजन वीडियो में भी बताया है कि शब्द रूपाणी इस पाठ के लिए एक ही बात ज़रूरी है, शब्द रूप लर्न होना। और शब्द रूप के लर्निंग के लिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और बोलकर बार बार देखोगे शब्द रूप टेबल्स, तो आपको लर्न हो जाएंगे। प्रैक्टिस ये बात सबसे ज़्यादा शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी के लिए ज़रूरी है। प्रत्यय अगर लर्न हो जाते हैं तो शब्द रूप और धातु रूप ईजिली आ जाते हैं, और शब्द रूप और धातु रूप अगर हमें आ गए कारक और उपपद के ज्ञान के आधार पर, तो संस्कृत सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही सरल और सुलभ हो जाता है। तो जैसे मैंने अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग ये 3 टेबल आपको बोलकर बताए। लर्न अगर नहीं है तो 3 बार लिखकर लर्न करने के लिए बोले हैं। रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, तो ये सारी बातें लर्न हो जाएगी। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत और ऋकारांत, इनके लिए भी सेम बात है, लेकिन 3 बार नहीं, ये 5 बार आपको टेबल लिखने पड़ेंगे। चाहे तो एक काम हम कर सकते हैं कि इन टेबल के लिए सेपरेट एक नोटबुक बनाओगे, जिस नोटबुक का नाम रहेगा शब्द रूपाणी तथा धातु रूपाणी। शब्द रूप और धातु रूप के प्रत्ययों के साथ लर्निंग के लिए वो सेपरेट नोटबुक रहेगी, जो रेगुलर स्कूल स्टार्ट होने के बाद आप मुझे बताओगे। और ये बात सिर्फ इसलिए है कि मैक्सिमम स्टूडेंट और पेरेंट्स की कंप्लेन है कि हमारे बच्चे को संस्कृत जल्दी से ध्यान में आता ही नहीं, और उसके पीछे एक ही रीज़न है, शब्द रूप, धातु रूप, कारक और उपपद। शब्द रूप लर्न नहीं होते, धातु रूप लर्न नहीं होते, तो कारक और उपपद ध्यान में नहीं आता, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता। और जब तक किसी भी लैंग्वेज का सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्डिंग ध्यान में नहीं आती, तब तक वो लैंग्वेज आ ही नहीं सकती। तो इसलिए ध्यान में रखना, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ जिसकी हेडिंग रहेगी शब्द रूपाणी तथा धातु रूपाणी सराव, और उसमें आप अकारांत पुल्लिंग से लेकर इस लेसन के एंड तक जितने भी शब्द रूप हैं, वो शब्द रूप जो आपको लर्न नहीं है वो 3-3, 5-5 बार लिख कर लर्न करोगे, और जो लर्न है वो 2 बार लिखोगे। तो 9th स्टैंडर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए आप संस्कृत के लिए सोच सकोगे, और संस्कृत भाषा आपको अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएंगी। अकारांत, आकारांत और अकारांत, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये टेबल जिस तरह से मैंने आपको बोलकर बताया उस तरह से ये टेबल बोलकर नहीं बताऊंगी, क्योंकि इनकी रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ये हर एक टेबल में आपको बताऊंगी। जैसे मुनि,
ह्रस्व इकारांत। मुनि इस शब्द में ह्रस्व ई आता है, तो ह्रस्व ई अंत में आने वाले जितने भी शब्द हैं वो ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग में आते हैं, जिसका टेबल यहाँ बताया गया है। आपकी वसुधा टेक्स्ट बुक में भी ये सारे टेबल्स हैं। ध्यान से रीड करना है। जैसे मुनि ही प्रथमा एक वचन, नी के बाद विसर्ग आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ई के बाद ह लगकर होता है। भी ही, मुनि भी ही, मुने हे, ए के बाद विसर्ग, ए के बाद ह का प्रोनाउंसिएशन। तो इस विसर्ग का, हलंत का प्रोनाउंसिएशन, कहाँ कहाँ हलंत है, कहाँ विसर्ग है, ये सारी बातें ध्यान में रखकर आपको ये टेबल्स लर्न करने हैं। और मैंने जैसे बताया है, लर्न नहीं है तो 5 बार लिखो, बार बार वो रेक्टिफाई करो और टेबल लर्न करो। लेकिन टेबल लर्निंग के लिए दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो लर्निंग इज़ द मस्ट। नेक्स्ट देखो, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग मति। यहाँ पर भी वैसे ही मति ही, मतयः, मति ही, मतयः, मति ही। और चतुर्थी एक वचन में 2 वर्ड दिए हैं, मतये, मत्ते। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। मते है मत्याः पंचमी एक वचन तथा षष्ठी एक वचन, मते है मत्याः, दोनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। मत्योः, मत्योः, संबोधन बहुवचन मतयः। प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से ध्यान में रखकर सारे टेबल लर्न करने ज़रूरी है। आगे देखते हैं, ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग। ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग और ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति ये छोड़कर बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक एज इट इज़ होते हैं। टेबल लर्निंग के लिए और एक ट्रिक मैं बता सकती हूँ। सारे टेबल्स ध्यान में रखने हैं और उसमें कौन सी विभक्ति में कौन से वचन में चेंजेस है वो ध्यान में रखकर लर्न करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम षष्ठी बहुवचन, षष्ठी सप्तमी द्विवचन, सप्तमी बहुवचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी पंचमी बहुवचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन, ये सेम ही होते हैं। तो ऐसे कॉमन जो विभक्ति या वचन हैं वो ध्यान में रखकर आगे के टेबल्स भी आप लर्न कर सकते हो। दीर्घ इकारांत शब्दों में दीर्घ इकारांत पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के लिए सिर्फ दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नदी यही टेबल है, जो टेबल आपको 7th स्टैंडर्ड में भी था। तो इस टेबल के लिए भी वही बताऊंगी मैं। कॉमन वर्डिंग, कॉमन वचन, कॉमन विभक्ति ध्यान में रखो और उनके प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से पहले रीड करो। जो टेबल लर्न नहीं है 5 टाइम्स लिखो, रेक्टिफाई करो और लर्न करो, तो ही अनुवाद लेखन, चित्र वर्णन, पत्र लेखनम, ये सारे जो लेसन है इजीली आपको आ जाएंगे। आगे देखते हैं उकारांत। जिन शब्दों के अंत में ऊ होता है उन्हें उकारांत कहा जाता है। उकारांत पुल्लिंग गुरु, स्त्रीलिंग धेनु और नपुंसकलिंग मधु, ये 3 टेबल आपको सिलेबस में एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों का अंत ऊ से होता है, ह्रस्व ऊ से, वो ह्रस्व उकारांत। स्त्रीलिंग में भी वैसे ही ह्रस्व ऊ से जिनका अंत होता है वो ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग में भी सेम है। तो यहाँ पर गुरु का टेबल दिया है। प्रोनाउंसिएशन प्रथमा विभक्ति एक वचन कैसे होगा, गुरु, एंडिंग में ऊ है इसलिए गुरु, ऊ के बाद विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन। तृतीया बहुवचन गुरु भी, चतुर्थी पंचमी बहुवचन गुरुभ्यः, षष्ठी पंचमी षष्ठी एक वचन गुरोः, षष्ठी सप्तमी द्विवचन गुरुवोः। इस तरह से अंतिम वाला स्वर जो है उसके आधार पर विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन होता है। ह्रस्व उकारांत
स्त्रीलिंग धेनु का टेबल टेक्स्ट बुक से देखो, यहाँ पर दिया है नपुंसकलिंग मधु। ये भी वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, प्रथमा द्वितीया विभक्ति अलग होती है और तृतीया से लेकर सप्तमी तक एज अ पुल्लिंग टेबल यह होते हैं। चाहे तो गुरु और मधु का टेबल कंपेयर कर कर देख सकते हो आप। अब आगे देखते हैं वधु दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग। यह सिर्फ हमारे सिलेबस में दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग ही है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में नहीं आता। आगे देखिए रुकारांत। जिन शब्दों के अंत में रू होता है उन्हें रुकारांत कहते हैं। रुकारांत में पुल्लिंग पितृ और स्त्रीलिंग में मातृ समान चलते हैं। नपुंसकलिंग होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। देखते हैं पितृ रुकारांत पुल्लिंग। मैंने जैसे बताया है, अंतिम स्वर जो आता है उस पर आधारित विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे पिता के टेबल में देखिए, पंचमी षष्ठी एक वचन पितुः, षष्ठी सप्तमी द्विवचन पित्रोः, तृतीया बहुवचन पितृभिः, प्रथमा बहुवचन पितरः, चतुर्थी पंचमी बहुवचन पितृभ्यः। रीडिंग ठीक से करोगे तो राइटिंग हो जाएगी, राइटिंग ठीक से करोगे तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा और शब्द रूप लर्निंग ईजी होगी। आगे देखते हैं रुकारांत मातृ। उसके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस। प्रथमा बहुवचन मातरः, द्वितीया बहुवचन मातृः, तृतीया बहुवचन मातृभिः, चतुर्थी पंचमी बहुवचन मातृभ्यः, पंचमी षष्ठी एक वचन मातुः, षष्ठी सप्तमी द्विवचन मातृः। ठीक से प्रोनाउंस कर कर सारे के सारे टेबल्स लर्न करने की कोशिश करनी है। एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, PA1 के लिए ध्यान से सुनिए। PA1 के लिए आप अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, ह्रस्व इकारांत तीनों लिंग और नदी, यहाँ तक के टेबल लर्न करते हो तो भी PA1 के लिए काफ़ी है। उकारांत और रुकारांत बाद में लर्न किए तो भी चलेगा। तो ये रहा शब्द रूपाणी इस पाठ का रीटीचिंग। एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी इनका रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रेक्टिफिकेशन, जैसे मैथ्स के टेबल बिना रेक्टिफाई नहीं होते, वैसे ही संस्कृत के टेबल्स भी बिना रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकते। कल तक की वीडियो के लिए धन्यवाद।